हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विलियम हैज़लिट के एक बहुत ही फेमस एसे माय फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोइट्स की, जिसको 1823 में द लिबरल मैगजीन में पब्लिश किया गया था। इसमें विलियम हैज़लिट ने रोमांटिक एज की जो डिटेल नॉलेज है वो देने की कोशिश की है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और इसके अलावा रोमांटिक एज की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको भी बहुत अच्छे ढंग से बताने की कोशिश की है। और जो रिप्रेजेंटेटिव पोइट रहे हैं रोमांटिक एज के, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कोलरिज, इन दोनों की लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ डिस्कस किया है। तो थोड़ा समरी हम इसकी देखते हैं। उसने अपने एस्से में बताया है कि 1798 में मैं एस टी कोलरिज से मिला। एस टी कोलरिज एज में मेरे से 6 साल बड़े थे और उस समय तक एस टी कोलरिज का नाम बहुत ज़्यादा लिटरेचर में सम्मान के साथ लिया जाता था। और फिर इसके बाद में विलियम वर्ड्सवर्थ से मिला। ये दोनों वो लोग हैं, एस टी कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ, जिन्होंने मेरे इंटरेस्ट को लिटरेचर में और फ़िलोसफी में बहुत ज़्यादा प्रवोक किया था। अब मेरी दिलचस्पी फ़िलोसफी और लिटरेचर को लेकर बहुत ज़्यादा हो गई थी और इसीलिए 1802 में मैं पेरिस गया ताकि मैं वहाँ पर आर्ट सीखूं, लिटरेचर सीखूं और पेंटिंग बनाना सीखूं। और अगले ही साल यानी 1803 में मैं दोबारा से इंग्लैंड में वापस आ गया और फिर यहाँ पर एक जो ट्रैवलिंग पोर्ट्रेट पेंटर होते हैं, यानी मैं यहाँ पर सफ़र करने लगा और एक पेंटर के रूप में काम करने लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे यात्रा करना बहुत ज़्यादा पसंद था और मैंने अब इन दोनों की, जिन्होंने मेरे शौक़ को जगाया था, जैसे कि एस टी कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ, इन दोनों की मैंने तस्वीरें बनाई हैं। लेकिन ये काम करने के बाद मुझे किसी तरह का सुकून नहीं था क्योंकि लोग मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे और इसीलिए मुझे ये काम छोड़ना पड़ रहा था। हालांकि ऐसा नहीं है कि पेंटिंग में मेरा शौक़ कम हो गया था, पेंटिंग से मैं बहुत ज़्यादा प्रेम रखता था, लेकिन फिर भी लोगों की वजह से मुझे ये काम जो है अब इतना रुचि वाला नहीं लग रहा था जितनी रुचि के साथ में मैंने इसको शुरू किया था। इसके बाद मैं चार्ल्स लैम्ब से मिला। चार्ल्स लैम्ब से मिलने के बाद मैं उनका बहुत ही एक जो है मित्र बन गया और फिर मैंने चार्ल्स लैम्ब की भी एक तस्वीर बनाई और इस तस्वीर को नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी ने मुझसे ले लिया, ख़रीद लिया। यहाँ पर हैज़लिट एक बहुत ही इरिटेबल टेम्परामेंट के थे, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते थे और बहुत जल्दी गुस्सा हो जाया करते थे। और ऐसा अक्सर रहा है कि उनके जो जितने भी फ्रेंड्स रहे हैं, जितने भी उनके मित्र रहे हैं, उनसे उनका झगड़ा हुआ है। अब चाहे वो चार्ल्स लैम्ब ही क्यों ना हो, चार्ल्स लैम्ब से भी विलियम हैज़लिट का झगड़ा हुआ है। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि समाज उनको वो पोस्ट नहीं दे रहा था, वो स्थान नहीं दे रहा था जो स्थान वो समाज से चाह रहे थे, जो सम्मान वो समाज से चाहते थे। विलियम हैज़लिट नेपोलियन के बहुत ज़्यादा एडमायरर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनकी प्रशंसा करते थे और इसके अलावा उन्होंने अपना ज़्यादातर टाइम पेंटिंग को और लिटरेचर को दिया है। 1805 में उन्होंने एक ऐसे पब्लिश कराया, द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन एक्शन और फ्री थॉट्स ऑन पब्लिक अफेयर्स। ये इससे नेक्स्ट ईयर यानी 1806 में पब्लिश किया गया था। हालांकि ये ऐसे उस समय इतने कामयाब तो नहीं हो सके क्योंकि इनके ख़रीदार बहुत कमी के साथ विलियम हैज़लिट को मिले थे। 1798 में एक प्रीस्ट हैं मेल्दस, उन्होंने एक ऐसे लिखा जिसमें उन्होंने इंसानों की जो एक ग्लूमी पिक्चर है, इंसानों की जो उदासी है, उसको बताने की कोशिश की थी। और इसी के रिप्लाई में विलियम हैज़लिट ने एक आर्टिकल लिखा और इस तरह से अब विलियम हैज़लिट आर्टिकल्स भी लिखा करते थे और लगभग हर सब्जेक्ट पर ये ऐसे लिखा करते थे, आर्टिकल्स लिखा करते थे। और आज भी विलियम हैज़लिट को एक एसेइस्ट के रूप में जाना जाता है। क्योंकि ये अपने कमेंट पास क्या करते थे हर एक मैटर को लेकर, और जो भी कुछ उस समय इश्यू रहे हैं, जो भी कुछ उस समय प्रॉब्लम्स रही हैं, जो भी कुछ रहा हो, अपने कमेंट रखा करते थे, अपनी बात रखा करते थे। अब इस तरह से विलियम हैज़लिट एक प्रोफेशनल राइटर बन गए। विलियम हैज़लिट ने सारा से शादी की जो कि जॉन स्टोडार्ट की सिस्टर हैं
और 1808 में इनकी ये शादी हुई थी। लेकिन ये शादी उनकी कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि 1819 में जो सारा हैं उनको घरेलू जो मामले हैं उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि उसको कैसे निपटाना चाहिए, और जो भी डोमेस्टिक एक लेडी की सोच होती है ऐसा कुछ सारा के अंदर नहीं था। इसीलिए 1819 में इन दोनों ने अपनी तलाक को डिसाइड कर लिया था और आखिरकार 1823 में इन दोनों की तलाक हो गई थी। नेक्स्ट ईयर 1824 में उन्होंने एक विडो, एक बेवा मिसिज ब्रिजवाटर से शादी की, लेकिन ये शादी भी उनकी कामयाब नहीं हो सकी और इन दोनों को भी अलग होना पड़ा। इसके बाद 1820 में विलियम हैजलिट मिस्टर और मिसिज वॉकर की जो बेटी हैं उससे प्यार करने लगे और इसका नाम भी सारा था। लेकिन ये जो लव था ये आगे चलकर वन साइड रहा क्योंकि सारा ने विलियम हैजलिट के लव को कोई ख़ास रेस्पॉन्स नहीं किया। और इस बात की चर्चा, इस इंसिडेंट की चर्चा विलियम हैजलिट ने लिबर एमोरिस एक वर्क लिखा था उसमें की है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही अच्छी इनका वर्क रहा है। जब इनकी शादी 1808 में सारा से हुई थी उस समय इनको 4 साल विंटर स्लो में बिताने पड़े थे, गुजारने पड़े थे। 1812 में वो लंदन में यॉर्क स्ट्रीट गए और यहाँ पर इन्होंने 10 लेक्चर्स फ़िलॉसफी पर दिए थे। 1817 में उसका एक बहुत ही फेमस वर्क द राउंड टेबल पब्लिश हुआ और फिर इसी साल उसने कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज ये वर्क भी पब्लिश किया और इसके 2 साल के बाद में उसके जो एसे सीरीज़ है वो लगभग लंदन पीरियोडिकल से पब्लिश होती रही। और इसके अलावा 1819 से 1820 के बीच में उसने लेक्चर्स दिए हैं। ये लेक्चर्स रिलेटेड रहे हैं उसकी फॉर्म की शक्ल में, जो कि बाद में उसकी जो है बुक के रूप में पब्लिश हुए लेक्चर, जैसे कि लेक्टरसन द इंग्लिश पोइट्स 1818 में, लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश कॉमिक राइटर्स 1819 में ये बुक बनी, लेक्चर्स चीफली ऑन द ड्रामेटिक लिटरेचर ऑन द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ 1820 में ये बुक पब्लिश हुई। और इस तरह से जॉन कीट्स ने भी विलियम हैजलिट के लेक्चर्स को अटेंड किया है। इसके अलावा विलियम हैजलिट ने लाइफ ऑफ नेपोलियन के 3 वॉल्यूम 1828 में पब्लिश कराए और इसका 4th वॉल्यूम 1830 में पब्लिश कराया। विलियम हैजलिट याद करते हैं अपने फादर को, कहते हैं कि उनके फादर एक क्लर्जीमैन थे, एक प्रीस्ट थे। तो 1798 में कॉलेज श्रूसबरी आए और वहाँ पर उनको एक सरमन देना था, ठीक है, और यूनिटेरियन कॉन्ग्रीगेशन और जो उसका चार्ज होता है यूनिटेरियन कॉन्ग्रीगेशन का चार्ज उनको लेना था एसटी कॉलेज को मिस्टर रॉ से। उस समय विलियम हैजलिट जो है यंग थे, वो इस सरमन को सुनना चाहते थे, इसीलिए सुबह में वो बहुत जल्दी जाग गए और लगभग 10 मील की दूरी तय की उन्होंने ताकि वो एसटी कॉलेज को सुन सकें। एसटी कॉलेज की सरमन का जो एक टॉपिक था उसमें वो बता रहे थे पीस और वार के बारे में, चर्च और स्टेट के बारे में, इंसान की आत्मा के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में। और एसटी कॉलेज ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन की थी कि जो जंग होती हैं उनका क्या प्रभाव इंसान के ऊपर पड़ता है और दूसरी चीज़ों के ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, और किस तरह से जब इंसान चर्च से अलग होता है, चाहे वो अपने स्टेट से अलग होता है, या इंसान की जो स्पिरिट है जब इंसान उससे हटने की कोशिश करता है, इन सब बातों के बारे में एसटी कॉलेज वहाँ बात कर रहे थे। विलियम हैजलिट भी इसको कहीं से बैठकर सुन रहे थे। जब विलियम हैजलिट ने इसको सुना तो उन पर बहुत ज़्यादा असर हुआ और यहीं से ये एसटी कॉलेज के फॉलोवर हो गए थे, उनके फ़ैन बन गए थे, क्योंकि एसटी कॉलेज अपनी बात में फ़िलासफ़ी बहुत ज़्यादा बता रहे थे, क्योंकि फ़िलासफ़िकल थे एसटी कॉलेज, तो फ़िलासफ़ी भी उनकी बातों में झलक रही थी और उनकी बात में पोइट्री भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही थी। इसी के साथ साथ एसटी कॉलेज सच्चाई के बारे में बात कर रहे थे, जो भी बोल रहे थे वो सच्चा विलियम हैजलिट को लग रहा था। तो इस तरह से विलियम हैजलिट इनकी बात को सुनकर पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाते हैं।
और इस तरह से जो आने वाला ट्यूसडे था उसमें एस टी कॉलेज को मिलना था विलियम हैज़लिट के फादर से। और इस तरह से हैज़लिट के पास ये दूसरा मौका था कि वह एस टी कॉलेज से मिले, लेकिन अब की बार किसी सरमन में नहीं, दूर से नहीं, बल्कि करीब से होकर मिल सके। और एस टी कॉलेज ने जो विलियम हैज़लिट हैं उनसे बहुत ज़्यादा गर्मजोशी से और अपने दिल के साथ में उनसे मुलाकात की। और विलियम हैज़लिट ने एस टी कॉलेज को सुना और बस उनको सुनते रहे बिना कुछ बोले। एस टी कॉलेज का जो असर था वो विलियम हैज़लिट के दिल और दिमाग दोनों पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। एस टी कॉलेज के बारे में थोड़ी जो उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है वो भी विलियम हैज़लिट ने यहाँ पर बताई है। कहा है कि जो एस टी कॉलेज हैं वो पूरी तरह से अट्रैक्टिव थे और उनको देखकर लगता था कि कोई भी इंसान उससे ज़रूर उनका प्रशंसक बन सकता है, उनका फ़ैन बन सकता है। क्योंकि उनका जो माथा है वो बहुत चौड़ा है। उनका माथा चौड़ा था और उनका माथा बहुत ही जो है देखने में अच्छा लगता था। उनकी ठोड़ी गोल थी और उनकी जो नाक है वो छोटी थी। उनके बाल बहुत ज़्यादा काले थे और ऐसे थे जो हमेशा उनके माथे पर पड़े रहा करते थे। उनके साइज़ की बात की है, कहा कि उनका जो साइज़ है वो कॉमन था। और इस तरह से एस टी कॉलेज एक बहुत ही अच्छे फीचर्स के मालिक थे और यहाँ तक कि जो भी इंसान उनसे मिलता या उनको देखता तो उनको देखकर ही उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाया करता था। हैज़लिट ने अपने फादर के बारे में बात की है, कहा है कि जो मेरे फादर हैं वो आयरिश बॉय रहे हैं, जो एक गरीब आयरिश बॉय थे। और इसके अलावा उन्होंने ग्लासगो यूनिवर्सिटी में काफ़ी पढ़ाई की थी। वहाँ पर रहकर एडम स्मिथ के अंडर में उन्होंने काफ़ी पढ़ाई की। इसके अलावा उनकी जो पोस्टिंग है वो वैम हुई, जहाँ पर उन्होंने अपने 30 साल पूरे किए हैं। और यहीं रहते हुए उन्होंने बहुत ज़्यादा बाइबल को पढ़ा है और बाइबल के ऊपर जो लोगों के कमेंट्स हैं उनको पढ़ा हुआ है। इनके फादर की लाइफ हमेशा जुड़ी रही है, जैसे कि मौत क्या है, मौत के बाद में इंसान का जीना, जो रिसरेक्शन होता है वो क्या होता है, और इसके अलावा जो न्याय है ये क्या है। इस तरह से जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, जो रिलीजन से जुड़े हुए आइडियाज़ हैं, उनसे विलियम हैज़लिट के फादर की लाइफ जुड़ी रही है। और इसी वजह से एस टी कॉलेज बार बार उनके साथ में मुलाकात करते रहा करते थे। क्योंकि एस टी कॉलेज भी अपने फ़लसफ़े को लेकर और अपनी सोच को लेकर इनके फादर से हेल्प लिया करते थे। तो जो एस टी कॉलेज जब हैज़लिट के फादर से मिलने के लिए आए तो इनके फादर उनको देखकर मुस्कुराने लगे और कॉलेज ने यहाँ पर आकर बहुत सारी चीज़ों के बारे में सवाल किए। और यहाँ जब वो सवाल कर रहे थे, इनके फादर से बात कर रहे थे, तो विलियम हैज़लिट बहुत ज़्यादा शौक़ रखते थे इनको सुनने में। इस तरह से विलियम हैज़लिट इनको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। और एस टी कॉलेज ने बहुत ज़्यादा बात की थी मैरी वॉन्स्टरक्राफ्ट के बारे में, जो कि एक फेमिनिस्ट मूवमेंट की लीडर रही हैं। और इसके अलावा सर जेम्स मैकिन्टोश के बारे में, जो कि ह्यूमन राइट्स के एक बड़े सपोर्टर रहे हैं। तो इनके बारे में इनकी बात चल रही थी एस टी कॉलेज की और विलियम हैज़लिट के फादर की। इसके अलावा एस टी कॉलेज ने वेंडी के गैलिया, ये जो है अलग वर्ड है, आप समझे इसको, इसके बारे में भी काफ़ी बात की है, जो कि एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन के डिफेंडर रहे हैं। एस टी कॉलेज ने मैकिन्टोश और बुर्क की आपस में कंपेयर किया है दोनों को, और ये कहा है कि बुर्क एक मेटाफिजिशियन है जबकि मैकिन्टोश एक लॉजिशियन है। अगली सुबह कॉलेज को एक लेटर मिलता है जो कि श्रूसबरी से उसके फ्रेंड टी वेजवुड ने भेजा था। और इस लेटर में उसके फ्रेंड ने उसको ऑफ़र किए थे 150 पाउंड्स, एक सालाना 150 पाउंड्स जो है अपने दोस्त एस टी कॉलेज को ऑफ़र किए थे। और ये इसलिए थे क्योंकि जो वो पोइट्री और फ़िलोसफी को लेकर जो वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, उनकी इसी मेहनत की वजह से उनको ये ऑफ़र किया गया था। जब एस टी कॉलेज वहाँ से जाने वाले थे तो एस टी कॉलेज ने विलियम हैज़लिट को अपना एड्रेस लिख कर दिया और उनसे कहा कि वो कुछ हफ्तों के बाद में उनसे आकर मिल सकता है।
इस एड्रेस को लेकर विलियम हैज़लिट बहुत ज़्यादा खुश हुए और क्योंकि ये लगभग जो मिड विंटर है, इसकी सुबह थी, बहुत ठंडी सुबह थी और बहुत सुहानी सुबह थी, और इसी सुबह में एसटी कॉलेज को उनको छोड़कर जाना था। एसटी कॉलेज जब जा रहे थे तो विलियम हैज़लिट भी उनके साथ लगभग 6 मील तक उनके साथ चले और इन दोनों ने आपस में बात की। विलियम हैज़लिट कहते हैं कि जब मैं उनके साथ चल रहा था तो एसटी कॉलेज ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर बात की, एक सब्जेक्ट पर, दूसरे पर, तीसरे पर, वो लगातार अपने सब्जेक्ट को चेंज करते जा रहे थे। और ये भी देखा गया कि जो फुटपाथ है उस पर एसटी कॉलेज कभी लेफ़्ट साइड हो जाते, कभी राइट साइड हो जाते, ये भी मैंने देखा है, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था मुझको ये देखकर। और फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि एसटी कॉलेज शायद अपने व्यूज़ को लेकर, अपनी राय को लेकर शायद एक जगह टिक नहीं सकते हैं और वो अपनी राय हमेशा बदलते रहते हैं। हैज़लिट ने जो ह्यूम के वर्क्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पढ़ा था, लेकिन एसटी कॉलेज ने ह्यूम के बारे में कोई ख़ास बात नहीं की, बल्कि हैज़लिट ने इसको इन्जॉय नहीं किया, यानी हैज़लिट को अच्छा नहीं लगा क्योंकि एसटी कॉलेज ह्यूम के बारे में कोई ख़ास बात नहीं कर रहे थे। हालांकि जो एसटी कॉलेज हैं उन्होंने ह्यूम की जो एक्सीलेंसीज हैं, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, उनको भी मानने से इनकार कर दिया। और एसटी कॉलेज ने ह्यूम के बारे में बात करने से ज़्यादा बार्कले के बारे में बात की और कहा कि जो बार्कले का एस्से है, एस्से ऑन विज़न, ये बहुत ख़ास है और ये एस्से ऐसा है जिसमें फ़िलॉसफी पूरी तरह से भरी हुई है, फुल ऑफ फ़िलॉसफी है, फुल ऑफ थॉट्स है। हालांकि इस बात को सुनकर विलियम हैज़लिट थोड़ा खुश हुए। दूसरी बात एसटी कॉलेज ने कही कि जो बिशप बटलर हैं वो भी बहुत अच्छे फ़िलासफ़र हैं, और अगर कहा जाए कि कोई ट्रू फ़िलासफ़र है तो वो बिशप बटलर हैं, जो कि एक बहुत बड़े थिंकर हैं और एक नेचर को लेकर एक बहुत बड़े रीडर हैं। हैज़लिट ने अपने जो बिशप बटलर हैं इनको लेकर बाद में कमेंट्स की हैं, और ये जो रोड है, ये जो इनका सफ़र रहा एसटी कॉलेज को लेकर, इससे इतने ज़्यादा खुश हुए विलियम हैज़लिट कि उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर एक सोनेट लिखी है, जिसमें विलियम हैज़लिट लिखते हैं कि वो समय था जब एसटी कॉलेज को मैं ही नहीं सुन रहा था, बल्कि मेरे साथ में उनको पेड़ सुन रहे थे, उनको सड़क सुन रही थी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एसटी कॉलेज को बोलते हुए सुन रही थी मेरे साथ साथ। यहाँ पर एसटी कॉलेज ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी पेले की, क्योंकि पेले की जो नेचुरलनेस है, उनके जो स्टाइल है, उसके बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा चर्चा की थी। हालांकि जो पेले का स्टाइल है उसको एसटी कॉलेज अच्छा बता रहे थे, लेकिन उनकी जो सोच है पेले की, वो सोच अच्छी नहीं थी। लिखने का स्टाइल अच्छा था पर उनकी ओपिनियन, उनकी सोच अच्छी नहीं थी। और जब ये 6 माइल की दूरी पूरी हो गई, अब इन दोनों को अलग होना था। एसटी कॉलेज अपने सफ़र पर रवाना हो गए और विलियम हैज़लिट ने उनको अलविदा कहा। लेकिन इस सफ़र को कर कर विलियम हैज़लिट बहुत ज़्यादा खुश थे, और उन्होंने कहा कि एसटी कॉलेज से मिलकर उनको ऐसा लगा कि शायद वो पहला इंसान है जिसके बारे में आप टाइटल भी देख रहे हैं, द फर्स्ट पोइट, माई फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोइट्स। ये जो टाइटल है ये एसटी कॉलेज के बारे में ही कहा गया है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो पोइट जिन्होंने उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, वो एसटी कॉलेज ही हैं। और इनसे मिलकर उनको लगा कि ये एक सच ट्रू पोइट है, एसटी कॉलेज ट्रू पोइट हैं, एक ट्रू फिलोसफर हैं, ट्रू थिंकर हैं, और उनकी जो बात करने का जो तरीका था एसटी कॉलेज का, वो विलियम हैज़लिट को बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी ऐसे इंसान को नहीं सुना था जो उनको इतना ज़्यादा प्रभावित कर सके। और इसी के साथ जो हैज़लिट हैं उनका यकीन रहा है कि एसटी कॉलेज के साथ में हमेशा बहुत सारे जेंटलमैन, बहुत सारे लोग हमेशा उनके साथ में, उनके आसपास इकट्ठा रहा करते थे, चाहे वो लेडीज़ हों, चाहे वो जेंटलमैन हो, चाहे कॉमन मैन हो, कोई भी हो, हमेशा उनके आसपास रहा करते थे और उनसे बात करने के लिए तैयार रहा करते थे। तो हैज़लिट इसके लिए इसको अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं कि उनको इतने बड़े पोएट से बात करने का मौका मिला।
एसटी कॉलेज जब बात कर रहे थे तो उनकी बात में हैज़लिट बताते हैं कि फैंसी और पोइट्री दोनों का मिक्सचर उनकी बात में था। पोइट्री तो बहुत ज़्यादा एसटी कॉलेज अपनी बात में यूज़ किया करते थे और इसके साथ साथ फैंसी का भी यूज़ किया करते थे। तो विलियम हैज़लिट कहते हैं कि पोइट्री तो उनकी थी, लेकिन इसी के साथ साथ चूँकि वो एक फ़िलोसफ़र भी थे तो अपनी बात को साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए वो फैंसी और पोइट्री दोनों को साथ में लिया करते थे। और उसके बाद जब से एसटी कॉलेज उनके पास से गए हैं, हमेशा विलियम हैज़लिट ने उनके पास दौरा करने के लिए इंतज़ार किया है, उनका वेट किया है और आज भी वो एसटी कॉलेज की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं और उनसे मीटिंग करने के लिए, बात करने के लिए आज भी वो ऐसा ही शौक़ रखते हैं जैसा कि वो फर्स्ट टाइम रखा करते थे। एसटी कॉलेज अब नेदर स्टो में रह रहे थे और हैज़लिट जो उनको समय दिया था उस एड्रेस में, उस समय पर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये पूरी तरह से एक गांव का इलाका था जो कि हरियाली से भरा था, छोटी छोटी पहाड़ियों से भरा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। एसटी कॉलेज हैज़लिट को लेकर जो फॉक्सडन है उस जगह पर लेकर घूमते रहे और उनको फिर वो विलियम वर्ड्सवर्थ के घर भी लेकर गए, लेकिन उस समय विलियम वर्ड्सवर्थ वहाँ पर नहीं थे क्योंकि वो ब्रिस्टॉल में गए हुए थे। यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर डोरोथी थी और डोरोथी ने जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम्स थी लिरिकल बैलेड्स में, वो विलियम हैज़लिट को दिखाई। हालांकि लिरिकल बैलेड्स अभी पब्लिश नहीं हुआ था और इसको देखकर विलियम हैज़लिट बहुत ज़्यादा खुश हुए। नेक्स्ट डे विलियम वर्ड्सवर्थ ने एसटी कॉलेज के घर की तरफ का रुख किया और जब विलियम हैज़लिट ने विलियम वर्ड्सवर्थ को देखा तो उन्होंने देखा कि उनके जो कपड़े हैं वो बहुत ही अजीब तरीके से पहने हुए हैं और उनका जो बात करने का तरीका है विलियम वर्ड्सवर्थ का बहुत ज़्यादा सिंपल है और ऐसा लग रहा है जैसे कि पीटर बेल, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम का ही एक कैरेक्टर है, पीटर बेल, बिल्कुल उसकी तरह विलियम वर्ड्सवर्थ लग रहे थे। जब विलियम वर्ड्सवर्थ बात कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा आज़ादी के साथ में और पूरी जो एक नेचुरली बात होती हैं ऐसे कर रहे थे और बात करते करते वो चीज़ खा रहे थे, मक्खन खा रहे थे टेबल से उठा करके। जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने विंडो से बाहर की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि सूरज छुप रहा था। छुपते हुए सूरज को देखकर वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि देखो ये नज़ारा कितना खूबसूरत है और हम कह सकते हैं कि यही खूबसूरती है एक नेचर की। हालांकि हैज़लिट बोलते हैं कि मैंने पहले चीज़ों पर गौर तो नहीं किया था, लेकिन वर्ड्सवर्थ के कहने पर मैंने भी उस दिन छुपते हुए सूरज को देखा और मैंने देखा कि वाकई वो सूरज उस दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा था। और नेक्स्ट डे एसटी कॉलेज फिर दोबारा से हैज़लिट को लेकर वर्ड्सवर्थ के घर पर जाते हैं और उस समय विलियम वर्ड्सवर्थ ने पीटर बेल स्टोरी को पढ़कर पूरा किया था, ठीक है, और उसने इन दोनों के सामने फिर उस स्टोरी को दोबारा से पढ़ा। हालांकि क्रिटिक्स ने पीटर बेल पोयम को कोई ज़्यादा जो है उस पर तवज्जो नहीं की है, ज़्यादा फोकस नहीं किया है, लेकिन हैज़लिट बोलते हैं कि जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने उसको पढ़ा तो उनके पढ़ने से मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ पीटर बेल के बारे में होने लगा था। हालांकि एसटी कॉलेज और विलियम वर्ड्सवर्थ जब इसके बारे में बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि उनके बोलने में एक जादू है, जो भी वो बोलते हैं उसी चीज़ का मेरे ऊपर जादू हो रहा था। वो कुछ भी बोले जा रहे थे तो मुझे वो ही अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे अलावा कोई भी लिसनर उसको सुनेगा, कोई भी सुनेगा इन दोनों की बात को, तो उस पर जादू होना तय है। हैज़लिट लगभग 3 हफ्तों तक कॉलेज के साथ में रहा और यहाँ पर इन्होंने हर जगह विज़िट किया है और एक बार जो उस समय उस जगह एक बहुत ही खूबसूरत झील थी उसको भी इन्होंने विज़िट किया है। कहते हैं हैज़लिट के मेरे अलावा जॉन चेस्टर हैं जो कि एसटी कॉलेज के पड़ोसी थे और वो भी बहुत ज़्यादा एसटी कॉलेज से प्रभावित थे, उन पर बहुत ज़्यादा यकीन करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे। और चेस्टर भी मेरी तरह एसटी कॉलेज की जो बात करने का उनका जो कन्वर्सेशन था उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। हालांकि बाद के दिनों में चेस्टर जर्मनी चले गए थे। एसटी कॉलेज, विलियम हैज़लिट, चेस्टर, ये तीनों उस सैर को एंजॉय कर रहे थे और ये जो झील थी वहाँ पर उसको एंजॉय कर रहे थे।
और इसी समय ये तीनों फिर एक जो घाटी थी वहाँ पर उसमें चले गए, और वो घाटी पूरी तरह से जो चट्टानें हैं उनसे ढकी हुई थी। यहीं पर विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलेज ने एक स्टोरी लिखने की बात की, लेकिन हालांकि बाद में उनका ये प्लान छोड़ दिया, उन्होंने नहीं लिखी। लेकिन फिर भी जो नेक्स्ट मॉर्निंग आई उस दिन इनका नाश्ता था, ब्रेकफास्ट हुआ, और ब्रेकफास्ट में ही एस.टी. कॉलेज बात करते हैं जॉर्जिक्स की, जो कि वर्जिल की बुक का एक कैरेक्टर है। हैज़लिट को ऐसा लगा कि शायद एस.टी. कॉलेज को क्लासिकल लिटरेचर के बारे में कुछ ज़्यादा उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं और उससे ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं। फिर एस.टी. कॉलेज ने टॉमसन के बारे में बात की, जो कि सीज़न बुक के राइटर हैं। उन्होंने कहा है कि जो टॉमसन है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त पोएट हैं। और इसके अलावा उन्होंने बात की है कॉपर के बारे में, कहा है कि विलियम कॉपर मॉडर्न पोइट में सबसे बेटर हैं, सबसे अच्छा विलियम कॉपर लिखते हैं। फिर एस.टी. कॉलेज ने लिरिकल बैलेड्स की बात की, और लिरिकल बैलेड्स में विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलेज ने पूरी तरीके से जो भी आर्टिफिशियलिटी थी उसको दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कॉमन वर्ड्स को एक आम आदमी की भाषा में लिखने की कोशिश की है, और इस तरह से जो स्टाइल है उसको सिंपल किया और नेचुरल किया है, ताकि इनकी पोइट्री एक पढ़े लिखे इंसान के साथ साथ एक अनपढ़ और कम पढ़े लिखे इंसान के भी काम आ सके, और वो भी इनकी कही हुई बात को समझने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। कॉलेज ने शेक्सपियर और मिल्टन की भी आपस में कंपैरिजन किया है, लेकिन वो ये नहीं क्लियर कर पाया कि मिल्टन बेटर हैं या शेक्सपियर बेटर हैं। उसने ग्रे के बारे में भी बात की है, कहा है कि ग्रे ने जो भी लिखा है बहुत अच्छे से लिखा है और नेचर को बहुत अच्छे से पोर्ट्रेट किया है। एस.टी. कॉलेज रिचर्डसन को तो पसंद करते हैं, लेकिन फील्डिंग को पसंद नहीं करते। विलियम हैज़लिट अपने एस्से के बाद में लिखते हैं, जब कंक्लूड करते हैं कि एस.टी. कॉलेज बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे पोएट हैं, लेकिन उनकी जो अपनी सोच है राइटर्स को लेकर, ऑथर्स को लेकर, वो कहीं ना कहीं प्रेजुडाइज से ग्रस्त हैं। उनके विचार जिसके बारे में अच्छे होते हैं उनको उसकी हर चीज़ अच्छी लगती है, और उनके विचार जिसके बारे में अच्छे नहीं होते तो फिर वो उससे जलन करते हैं, उससे नफ़रत करने लगते हैं। तो इस चीज़ से एस.टी. कॉलेज पर्सनली बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। ये संडे था, और लगभग अब यहाँ पर एस.टी. कॉलेज को एक चर्च में जो कि उसके पास में ही था, वहाँ पर एक सरमन देना था, एक भाषण देना था धर्म के ऊपर। विलियम हैज़लिट ने एस.टी. कॉलेज से पूछा कि क्या उन्होंने अपने सरमन को तैयार कर लिया है, जो उनको बोलना है वहाँ पर, क्या उन्होंने उसको तैयार कर लिया है। कॉलेज ने जवाब दिया कि उन्होंने तो भी उसके बारे में सोचा भी नहीं है कि उनको आखिर वहाँ जाकर बोलना क्या है। और इस तरह से एस.टी. कॉलेज अपने सरमन को देने के लिए चले गए, और विलियम हैज़लिट इस सरमन को अटेंड नहीं कर सके। नेक्स्ट डे फिर से ये दोनों ब्रिस्टल गए, और वहाँ पर रोड के साइड में एक जगह ये बैठ जाते हैं। अब यहाँ से एस.टी. कॉलेज अपने एक प्ले है जो रिमोर्स, उसके कुछ पैसेज को विलियम हैज़लिट को पढ़कर सुनाते हैं, और विलियम हैज़लिट फिर अपने घर वापस चले जाते हैं, और एस.टी. कॉलेज जर्मनी के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ से हैज़लिट बताते हैं कि साल में 1 या 2 बार आज भी हम लोग ज़रूर आपस में मिलते हैं, और ये पहले पोइट थे एस.टी. कॉलेज जिनसे सबसे पहले मैं मिला हूँ। हालांकि एस.टी. कॉलेज के बारे में बाद में उनके फ्रेंड्स चार्ल्स लैम्ब से, रॉबर्ट सदे से और बहुत सारे पोइट से मैं लगातार मिलता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। सुनने